नमस्कार। आज हम जेम्स क्लियर की जो जबरदस्त लोकप्रिय किताब है एटॉमिक हैबिट्स, उस पर आई प्रतिक्रियाओं और समीक्षाओं की दुनिया में जरा गहराई से उतर रहे हैं। हाँ। हमारे सामने देखिए, इस किताब पर आधारित कई समीक्षाओं का हिस्सा है। और आज हमारा मकसद सिर्फ ये जानना नहीं है कि किताब में क्या है, बल्कि ये समझना है कि भाई इन समीक्षाओं के आईने में ये किताब इतनी असरदार क्यों मानी जाती है। इसकी असली ताकत कहाँ है और क्या कुछ सीमाएं भी हैं जिनके बारे में शायद पाठकों ने बात की हो। अगर हम इन सारी समीक्षाओं का एक निचोड़ देखें तो एक बात तो साफ उभरती है, इसे अच्छी आदतें बनाने और बुरी आदतों से छुटकारा पाने के लिए एक बेहद व्यवहारिक, विज्ञान पर आधारित और सबसे जरूरी, आसानी से अमल में लाई जा सकने वाली गाइड माना गया है। बिल्कुल। लगभग हर समीक्षा इस बात पर जोर देती है कि कैसे ये मनोविज्ञान के सिद्धांतों को रोजमर्रा की जिंदगी के उदाहरणों और ठोस रणनीतियों में बदल देती है। हाँ, यही। और शायद यही इसकी नींव है, साक्ष्य आधारित तरीके जिन्हें बहुत ही सुलभ तरीके से पेश किया गया है। तो चलिए फिर इन समीक्षाओं के जरिए ही इस किताब के उन मूल सिद्धांतों और तकनीकों को और बारीकी से टटोलते हैं। हाँ, देखते हैं जिन्होंने इसे इतनी शोहरत दिलाई है। देखते हैं कि समीक्षकों को कौन सी बातें सबसे ज्यादा अच्छी लगी। अच्छा, तो इन तमाम समीक्षाओं को जब खंगालते हैं तो जो सबसे पहली और शायद सबसे बड़ी बात सामने आती है वो है छोटे लगातार होने वाले बदलावों का विचार, जिन्हें किताब में एटॉमिक हैबिट्स कहा गया है। हाँ। समीक्षाएं बार बार इस बात को रेखांकित करती हैं कि कैसे ये नन्हे कदम, जो शायद अकेले में बहुत मामूली लगें, समय के साथ मिलकर बड़े और आश्चर्यजनक नतीजे दे सकते हैं। बिल्कुल। कई पाठकों ने लिखा है कि इसी सोच ने बड़े बदलावों के डर को कम किया और उन्हें शुरुआत करने की हिम्मत दी। सही। यह दिलचस्प बात यह है कि समीक्षाओं के अनुसार ये सिर्फ छोटा सोचो कहने वाली बात नहीं है, ये धीरे धीरे मगर लगातार वाली सोच की अहमियत पर जोर देती है, जिसे अक्सर हम क्या कहते हैं, नजरअंदाज कर देते हैं। हाँ, ये तो है। इसी सिलसिले में क्लियर का व्यवहार परिवर्तन के 4 नियम वाला मॉडल, वो तो लगभग हर समीक्षा में सराहा गया है। संकेत यानी क्यू, अच्छा। लालसा क्रेविंग, प्रतिक्रिया रेस्पॉन्स और इनाम रिवॉर्ड। हाँ। समीक्षकों का मानना है कि ये 4 नियम एक तरह का ब्लूप्रिंट या फ्रेमवर्क देते हैं, जिससे कोई भी अपनी आदतों के पीछे के तंत्र को समझ सकता है और फिर उन्हें सोच समझकर बदल सकता है। हाँ, कई समीक्षाओं में ये बताया गया है कि कैसे ये 4 नियम आदतों के जटिल मनोविज्ञान को एकदम खोल कर रख देते हैं। जैसे ये समझना कि कोई आदत क्यों शुरू होती है, संकेत, फिर उसके पीछे की इच्छा क्या है, लालसा, हम करते क्या हैं, प्रतिक्रिया, और उससे हमें मिलता क्या है, इनाम। बिल्कुल। और फिर इसे व्यवहारिक बनाने के लिए जो तकनीकें बताई गई हैं, उनकी भी बहुत चर्चा है। खास तौर पर हैबिट स्टैकिंग का जिक्र कई जगह मिलता है। हाँ, अपनी किसी मौजूदा स्थापित आदत के ठीक बाद एक नई आदत को जोड़ देना। बिल्कुल। समीक्षाओं में इस तकनीक की सरलता और प्रभावशीलता की काफी तारीफ है। जैसे किसी ने लिखा कि सुबह ब्रश करने के बाद 1 गिलास पानी पीने की आदत डालना कितना आसान हो गया। अच्छा। क्योंकि ब्रश करना तो पहले से ही रूटीन का हिस्सा था। ये मौजूदा व्यवहार के मोमेंटम का इस्तेमाल करता है। हाँ, ये बात तो है। और इसी तरह 2 मिनट का नियम भी है, जिसे कई समीक्षकों ने तो गेम चेंजर बताया है। 2 मिनट का नियम? हाँ, इसका सिद्धांत है कि किसी भी नई आदत को शुरू करने के लिए उसे इतना छोटा कर दो कि वो सिर्फ 2 मिनट में हो जाए। अच्छा। यानी रोज आधा घंटा दौड़ूंगा के बजाय अपने दौड़ने वाले जूते पहनूंगा। हाँ, बिल्कुल। या रोज किताब पढ़ूंगा की जगह किताब का एक पन्ना खोलूंगा। एग्जैक्टली। समीक्षाओं के अनुसार इसका मनोवैज्ञानिक असर जबरदस्त है। ये शुरुआत करने में आने वाली हिचक या वो जो प्रतिरोध होता है ना, हाँ। उसको लगभग खत्म कर देता है। एक बार आपने शुरुआत कर दी तो आगे बढ़ते रहना अक्सर आसान हो जाता है। कई पाठकों ने महसूस किया कि ये तरीके इस बात पर जोर देते हैं कि आदतें बनाना सिर्फ इच्छा शक्ति या मोटिवेशन का खेल नहीं है, बल्कि सही सिस्टम या प्रक्रिया बनाने का काम है। अच्छा, सिस्टम। जैसा कि कुछ समीक्षाओं में कहा गया, इच्छा शक्ति तो आती जाती रहती है, भरोसेमंद नहीं होती। सही बात है। हाँ, पर एक अच्छा सिस्टम आपको तब भी ट्रैक पर रखता है जब आपका मन न कर रहा हो। ये खुद को दोष देने के बजाय सिस्टम को बेहतर बनाने पर ध्यान केंद्रित करता है। सही कहा। और ये सिस्टम पर जोर देना ही शायद वो चीज है जो कई समीक्षाओं के मुताबिक इस किताब को दूसरी सेल्फ हेल्प किताबों से अलग करती है। बिल्कुल। अब अगर किताब की ताकतों की बात करें जिन पर समीक्षाओं में सबसे ज्यादा जोर दिया गया है, तो लिखने के अंदाज की तारीफ तो लगभग हर जगह मिलती है। हाँ, ये तो है। भाषा एकदम साफ, सीधी और दिलचस्प बताई गई है।
कई समीक्षकों ने लिखा कि कैसे मुश्किल वैज्ञानिक अवधारणाओं को, जैसे डोपामाइन हमारे रिवॉर्ड सिस्टम को कैसे चलाता है या न्यूरोप्लास्टिसिटी कैसे काम करती है, बिना भारी भरकम शब्दावली के बहुत ही सरल और करने लायक सलाह में बदल दिया गया है। एक समीक्षक ने तो लिखा कि ये ऐसा है जैसे कोई बहुत समझदार और अनुभवी दोस्त आपको समझा रहा हो। क्या बात है। हाँ, और स्पष्टता के साथ साथ जो दूसरी बात इसे खास बनाती है और जिसका जिक्र समीक्षाओं में बार बार आता है, वो है असली जिंदगी के किस्सों और उदाहरणों का इस्तेमाल। हाँ, उदाहरण तो बहुत हैं। ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट तैराकों से लेकर सफल उद्यमियों, कलाकारों और यहाँ तक कि इतिहास की घटनाओं तक के उदाहरण दिए गए हैं। ब्रिटिश साइकिलिंग टीम वाला उदाहरण तो लगभग हर दूसरी समीक्षा में मिलता है। हाँ, वो 1% वाला। हाँ, कैसे उन्होंने छोटी छोटी चीजों में 1% सुधार यानी एग्रीगेशन ऑफ मार्जिनल गेन्स के सिद्धांत को अपनाकर साइकिलिंग की दुनिया में क्रांति ला दी। समीक्षाओं के अनुसार ये कहानियां सिर्फ सजावटी नहीं हैं, ये सिद्धांतों को जीवंत करती हैं। पाठक इन कहानियों से जुड़ पाते हैं और उन्हें याद रखते हैं, जिससे सिद्धांत सिर्फ थ्योरी न रहकर व्यावहारिक सबक बन जाते हैं। बिल्कुल, ये कहानियां पढ़ने में भी दिलचस्प है और बातों को समझने में भी मदद करती हैं। और एक और मुख्य ताकत जो समीक्षाओं में लगातार उभर कर आती है, वो है लक्ष्यों के बजाय सिस्टम पर जोर देने का विचार। हाँ, ये थोड़ा पारंपरिक सोच के विपरीत है ना। आमतौर पर हमें बड़े महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। सही कहा। समीक्षाओं के अनुसार क्लियर का तर्क है कि लक्ष्य दिशा तय करने के लिए जरूरी है, लेकिन असल प्रगति सिस्टम यानी आपकी दैनिक प्रक्रियाओं और आदतों से आती है। अच्छा। कई पाठकों ने लिखा कि इस नजरिए ने उन्हें बहुत राहत दी। लक्ष्य हासिल न होने पर महसूस होने वाली निराशा के बजाय उनका ध्यान इस बात पर गया कि वो हर दिन अपने सिस्टम को कैसे बेहतर बना सकते हैं। ये तो अच्छी बात है। समीक्षाएं बताती हैं कि इस सोच से रोजमर्रा के छोटे प्रयासों को भी जीत की तरह महसूस करने में मदद मिली, न कि सिर्फ अंतिम मंजिल पर पहुंचने का इंतजार करने में। ये एक सतत सुधार की मानसिकता को बढ़ावा देता है। ये वाकई एक शक्तिशाली विचार है। और क्या समीक्षाओं में किताब की बनावट या मतलब संरचना के बारे में भी कुछ कहा गया है? हाँ, कई समीक्षाओं में इस बात की तारीफ की गई है कि हर चैप्टर के आखिर में मुख्य बातों का सारांश दिया गया है। अच्छा, समरी। हाँ, पाठकों ने इसे बहुत उपयोगी पाया क्योंकि इससे पढ़ी हुई बातों को दोहराना और याद रखना आसान हो जाता है। कुछ ने इसे चीट शीट की तरह बताया जो तुरंत मुख्य रणनीतियों को फिर से देखने में मदद करती है। ये तो बढ़िया है। सराहना लगभग सभी समीक्षाओं में की गई है। कुल मिलाकर समीक्षाओं का पैटर्न देखें तो स्पष्टता, व्यावहारिकता, प्रेरक कहानियां और सिस्टम पर जोर ये इस किताब की सबसे बड़ी ताकतें बनकर उभरती हैं। हाँ, तो ये स्पष्टता और कहानियां इसे बहुत आकर्षक बनाती हैं, जैसा कि समीक्षाओं में दिखता है। पर क्या सभी पढ़ने वाले इससे पूरी तरह सहमत थे? क्या ऐसा नहीं है कि कुछ समीक्षाओं में कुछ आलोचनाएं या सीमाएं भी बताई गई हों? क्योंकि कोई भी चीज हर किसी के लिए परफेक्ट तो नहीं होती। आपने बिल्कुल सही मुद्दा उठाया। ऐसा नहीं है कि सभी समीक्षाएं सिर्फ तारीफों से भरी हैं। कुछ आलोचनाएं भी सामने आई हैं, हालांकि उनकी संख्या तारीफों के मुकाबले काफी कम है। एक आम आलोचना जो कुछ समीक्षाओं में देखने को मिली वो है दोहराव की। दोहराव मतलब रेपिटेशन। हाँ, कुछ पाठकों को ऐसा महसूस हुआ कि किताब के कुछ मुख्य विचार, जैसे कि छोटे बदलावों का महत्व या वो 4 नियम, पूरी किताब में कई बार अलग अलग तरीकों से दोहराए गए हैं। अच्छा, तो क्या ये दोहराव पाठकों को थकाने वाला लगा या फिर कुछ ने इससे जरूरी बातों को पक्का करने का तरीका माना? ये दिलचस्प है क्योंकि समीक्षाओं में दोनों तरह की बातें मिलती हैं। ज्यादातर जिन्होंने दोहराव का जिक्र किया उन्हें ये थोड़ा ज्यादा लगा, खासकर अगर वे पहले से ही आदत निर्माण या सेल्फ हेल्प के सिद्धांतों से कुछ हद तक परिचित थे। अच्छा। उन्हें लगा कि किताब थोड़ी और संक्षिप्त हो सकती थी या मुख्य संदेश कम शब्दों में भी दिया जा सकता था। लेकिन हाँ, कुछ इक्का दुक्का समीक्षाओं में ये भी कहा गया कि शायद यही दोहराव कुछ पाठकों के लिए, खासकर जो इस विषय में नए हैं, बातों को अच्छी तरह समझने और याद रखने में मददगार हो सकता है। ये भी हो सकता है। और दोहराव के अलावा क्या ओवर सिंप्लीफिकेशन यानी बातों को ज्यादा सरल बनाने की भी कोई आलोचना थी? क्योंकि आपने शुरू में कहा था कि इसकी सरलता ही इसकी ताकत है। हाँ, ये एक और बारीक मुद्दा है जो कुछ समीक्षाओं में उठाया गया। कुछ आलोचकों का मानना था कि किताब आदतों को बदलने की प्रक्रिया को शायद थोड़ा ज्यादा सरल रूप में पेश करती है। अच्छा, कैसे? उनका तर्क था कि वास्तविक जीवन में, खासकर जब गहरी भावनात्मक बाधाएं, मानसिक स्वास्थ्य की समस्याएं या गंभीर लत जैसी चीजें शामिल हों, तो आदतें बदलना इन सरल नियमों
और तकनीकों से कई ज्यादा जटिल हो सकता है। हाँ, ये बात तो है। ऐसा महसूस किया गया कि किताब इन गहरी जटिलताओं को पर्याप्त रूप से संबोधित नहीं करती। तो क्या इसका मतलब ये है कि ये तकनीकें गंभीर मामलों में काम नहीं करती? ऐसा सीधे तौर पर तो नहीं कहा गया, लेकिन कुछ समीक्षाओं का इशारा इस तरफ था कि शायद ज्यादा जटिल मनोवैज्ञानिक मुद्दों के लिए और ज्यादा गहन हस्तक्षेप की जरूरत हो सकती है और सिर्फ इन तकनीकों पर निर्भर रहना काफी ना हो। हालांकि यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है, जैसा कि कई समीक्षाओं ने संतुलित दृष्टिकोण अपनाते हुए कहा भी, कि ये सरलीकरण ही शायद इस किताब की व्यापक अपील और सफलता का मुख्य कारण है। अच्छा। इसने आदत निर्माण के विज्ञान को लाखों लोगों के लिए सुलभ और करने लायक बनाया है। तो जो कुछ के लिए सीमा है, वही दूसरों के लिए सबसे बड़ी ताकत है। सही कहा। ये किताब शायद हर समस्या का समाधान न हो, लेकिन ये एक बेहतरीन शुरुआती बिंदु जरूर प्रदान करती है। एक बहुत महत्वपूर्ण संतुलन है समझने के लिए। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए इसकी ताकतें, इसकी सीमाएं, समीक्षाओं के आधार पर ये किताब किन लोगों के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद मानी जा रही है? पाठक समूह कौन है जिसे इससे सबसे ज्यादा लाभ मिलता दिख रहा है? समीक्षाओं का निचोड़ देखें तो ये किताब एक बहुत बड़े वर्ग के लिए उपयोगी मानी जा रही है। मूल रूप से हर वो व्यक्ति जो अपनी रोजमर्रा की आदतों में, चाहे वो छोटी हो या बड़ी, कोई स्थायी और सकारात्मक बदलाव लाना चाहता है। इसमें छात्र शामिल हैं जो पढ़ाई की बेहतर आदतें बनाना चाहते हैं, पेशेवर हैं जो अपनी उत्पादकता या स्वास्थ्य सुधारना चाहते हैं, कलाकार हैं जो अपनी रचनात्मक प्रक्रिया को नियमित करना चाहते हैं, या बस कोई भी आम इंसान जो महसूस करता है कि वो किसी बुरी आदत के चक्कर में फंस गया है या अच्छी आदतें शुरू करने में संघर्ष कर रहा है। समीक्षाओं में जीवन के लगभग हर क्षेत्र से लोगों के उदाहरण मिलते हैं जिन्होंने इसे उपयोगी पाया। और इसकी पहुंच इतनी व्यापक क्यों है? क्या ये इसकी सरलता और व्यवहारिकता की वजह से है, जिसका जिक्र हम पहले कर रहे थे? बिल्कुल, क्योंकि जैसा कि लगभग हर समीक्षा में जोर दिया गया है, इसमें बताई गई तकनीकें समझने में बेहद आसान है। उनमें कोई जटिल शब्दावली नहीं है और सबसे बड़ी बात, वे तुरंत लागू की जा सकती हैं। हाँ, ये जरूरी है। साथ ही ये जानना कि ये तरीके सिर्फ किसी के निजी अनुभव पर नहीं, बल्कि मनोविज्ञान और व्यवहार विज्ञान के शोध पर आधारित है, पाठकों को एक भरोसा देता है। सही। समीक्षाएं बताती हैं कि ये खासकर उन लोगों के लिए एक बेहतरीन शुरुआती बिंदु है जो सेल्फ हेल्प या व्यक्तिगत विकास की दुनिया में नए हैं और जिन्हें अक्सर इस तरह की किताबें बहुत भारी भरकम या अव्यावहारिक लगती है। हाँ, होता है ऐसा। एटॉमिक हैबिट्स उन्हें छोटे प्रबंधनीय कदमों से शुरुआत करने का रास्ता दिखाती है। तो आज हमने जेम्स क्लियर की एटॉमिक हैबिट्स पर आई ढेरों समीक्षाओं की पड़ताल की और समझने की कोशिश की कि इस किताब के इतने प्रभावशाली होने के पीछे क्या कारण है। समीक्षाओं से जो मुख्य बातें निकल कर आईं वो हैं छोटे, लगातार कदमों की अनदेखी शक्ति। हाँ। व्यवहार बदलने के वो 4 सरल लेकिन शक्तिशाली नियम, संकेत, लालसा, प्रतिक्रिया, इनाम। बिल्कुल। लक्ष्यों से ज्यादा जरूरी सिस्टम बनाने का विचार और इन सबको समझाने का बेहद स्पष्ट, व्यावहारिक और प्रेरक तरीका। बिल्कुल। और जहां कुछ समीक्षाओं में दोहराव या सरलीकरण जैसी आलोचनाएं भी देखने को मिली, वहीं कुल मिलाकर तस्वीर यही उभरती है कि इसे व्यक्तिगत विकास और आदतें बदलने के सफर में एक बेहद महत्वपूर्ण और परिवर्तनकारी संसाधन माना जाता है। सबसे अहम बात जो समीक्षाओं से पता चलती है वो ये है कि इसने अनगिनत पाठकों को सिर्फ सोचने पर मजबूर नहीं किया, बल्कि असल जिंदगी में ठोस और स्थायी बदलाव लाने में वाकई मदद की है। हाँ, ये सबसे जरूरी है। और शायद किसी सेल्फ हेल्प किताब की सबसे बड़ी सफलता यही होती है जब उसके सिद्धांत कागज से निकलकर पाठक की जिंदगी का हिस्सा बन जाएं। सही कहा। इन समीक्षाओं को पढ़कर लगता है कि एटॉमिक हैबिट्स काफी हद तक इसमें सफल रही है। वाकई। और जाते जाते अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल सोचने को छोड़ जाते हैं जो इन समीक्षाओं के विश्लेषण से ही उपजा है। अगर ये छोटे एटॉमिक कदम, जैसा कि ये समीक्षाएं हमें बताती हैं, इतने शक्तिशाली हो सकते हैं, तो जीवन के और कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जहां हम अक्सर बड़े क्रांतिकारी बदलावों का इंतजार करते रह जाते हैं? शायद स्वास्थ्य, रिश्ते, सीखना या कुछ और। क्या हो अगर वहां भी एक नन्ही सी, लगातार की जाने वाली शुरुआत ही असल में ज्यादा मायने रखती हो और ज्यादा टिकाऊ साबित हो? इस पर विचार कीजिएगा।